स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रिले में। आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ जान का एमटीएस का पेपर। ठीक है, पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। मैं 5th ऑफ जनवरी से पूरा का पूरा एनालिसिस कर रही हूँ। अभी तक अगर आपने पूरे वीडियोस नहीं देखे, इकट्ठा बैठ के देख लेना। जिसका भी पेपर ना पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का जिनका भी पेपर है 15 जनवरी के बाद, क्योंकि क्या होगा ना, आपको एक आइडिया आ जाएगा और जब आप रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा ही गया था ना, तो इस पे तो अच्छे से मुझे ध्यान नहीं देना है। तो इकट्ठा बैठ के पूरा का पूरा देख लेना है आपको। ठीक है, इकट्ठा देख लेना है एक ही सिटिंग में बैठ के। तो मैथमेटिक्स का देखो, मैथमेटिक्स का सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब लाइक कि कुछ भी चेंजेस नहीं है। बॉर्डमॉस के भी पेपर में चेंजेस, मतलब क्वेश्चन में चेंजेस नहीं किए हैं इन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मलाइजेशन का वजह से एज सच कुछ भी आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वैरायटी नहीं है। तो क्वेश्चन में वैरायटी नहीं है तो किसी की शिफ्ट हार्ड नहीं है, किसी की शिफ्ट मतलब लाइक मॉडरेट भी नहीं है, किसी की बहुत इजी भी नहीं है। सेम शिफ्ट है, तो नॉर्मलाइजेशन का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सच में मैं बता रही हूँ, जब रिजल्ट लगेगा तब आप ही बोलोगे हाँ मैम आपने सही कहा था। ठीक है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मत पड़िए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आइए। नहीं आता है कुछ भी जय माता दी करके कुछ भी क्लिक करके आना, छोड़ के मत आना कुछ भी। ठीक है, क्या पता वो जो क्वेश्चन आपने टिक किया है और राइट आ जाए। ठीक है, क्योंकि निगेटिव नहीं, इसलिए बोल रही हूँ मैं। जहाँ पे निगेटिव होता है वहां पे मैं बोलती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो मैथमेटिक्स का देखो, बॉडमास 3 से 4 क्वेश्चन, सेम पैटर्न एज इट इज ओल्ड पैटर्न। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास रूल क्या करना है ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साइड में अपने रफ पेज पे बॉडमास लिख लेना है ऊपर। अच्छा बड़ा बड़ा अच्छे से बॉडमास, तब ना आप भूलोगे नहीं उसको, लाइक कि उसको ऑर्डर नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन है। वही वही पैटर्न है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन है, सॉरी। परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन है। एवरेज से है 4 से 5 क्वेश्चन। एसआईसीआर से 4 से 5। टाइम एंड डिस्टेंस से 4 से 5 क्वेश्चन। उसमें एक ट्रेन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगी जिसका कल पेपर है। ठीक है, जिनका कल पेपर है, और उन बच्चों को पूछना चाहूंगी, बच्चों क्या आपने पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लिए मैथमेटिक्स के? कर लिए है तो इसके फॉर्मूले रिवाइज करो। अगर कोई भी एक चैप्टर छूटा है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने एसआईसीआई किया ही नहीं होगा, क्योंकि हम 10 से ही इस चैप्टर को डर जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही डर लगता है बहुत सारे बच्चों को। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, प्लीज प्लीज 2 से 3 घंटे इसका किसी का भी वीडियो देख लेना। लाइक कोई भी टीचर का वीडियो देख लो जिससे आपकी ट्यूनिंग बन रही है। 2 से 3 मिनट में समझ में आ जाएगा कि बंदा पढ़ा रहा है अच्छे से या नहीं। ठीक है, और 2 से 3 उनके कंटिन्यूअस वीडियो देख लेना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे। गारंटी है जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना कल के पेपर में, वो आप लिख के आओगे, आप सही आंसर दे के आओगे। ठीक है, तो प्लीज कोई भी एक चैप्टर पिकअप कर लो जो आपका नहीं हुआ है कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, रीजनिंग। तो रीजनिंग में पजल से 5 क्वेश्चंस बने हैं। तो इसमें पजल कुछ इस तरह से बन रही है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी बट शॉर्टर देन डी, ऐसे होता है ना, उस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। किसी किसी के सर्कुलर अरेंजमेंट में क्वेश्चन बन रहे हैं, रो 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 वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, 5 बच्चे हैं इस तरह से एक रो में बैठे हैं, वो आपको फेस कर रहे हैं, उसके राइट में ये है, लेफ्ट में ये है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें डाइस का प्रॉब्लम आया है, देखो पहली बार ही क्वेश्चन बना है, तो प्लीज बच्चों जो पासे वाले प्रॉब्लम होते हैं ना, तो वो प्लीज करके जाना, देख लेना ये। ठीक है, रीजनिंग में। नेक्स्ट है फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन है। तो फिगर काउंटिंग में आई थिंक एग्जामिनर का फेवरेट बन चुका है स्क्वायर। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो दो फिगर काउंटिंग में, स्क्वायर किस तरह से काउंट करना है, एंड सेकेंड प्रायोरिटी दो ट्रायंगल को। ठीक है, तो ट्रायंगल 100% पूछे जाएंगे, तो प्लीज वो देख लेना। नेक्स्ट है फिगर कंप्लीशन से एक क्वेश्चन, तो वो तो देखते ही बन जाएंगे आपको स्क्रीन पे। इनइक्वालिटी से 3 से 4 क्वेश्चन है। अभी तक अगर आपने इनइक्वालिटी नहीं किया है, बहुत अच्छा मौका है। प्लीज 2 घंटे अभी डिनर के बाद क्या करना ना, 2 घंटे आराम से कर लेना। रात भर मत सोना, कोई नहीं पूछेगा। अगर रात भर आप नहीं सोओगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी एज सच कुछ इतना ज्यादा पेन नहीं देगी आपको। लेकिन अगर आप रात भर सो गए और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन सारे के सारे लोग पूछेंगे क्या किया क्या था तूने, और रिजल्ट आएगा उसी बंदे का जिसने पढ़ाई कर रखी होगी लास्ट मोमेंट तक, और उस बंदा फिर उस दिन बोलेगा सबको कि हाँ मैं रात भर जगा था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज वो रात भर की जो साइकिल है वो पूरी करो कंप्लीट। कोई भी एक चैप्टर पिकअप करो, पिकअप करने के बाद उसको अच्छे से उसको सॉल्व करो, उसकी वीडियोस देखो, उसका अगर बुक अवेलेबल है बुक्स से देखो।
इससे क्या होगा ना, आपके 2 से 3 मार्क्स बढ़ जाएंगे। और हो सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन से कुछ फर्क इतना नहीं पड़ेगा, मैं बता रही हूँ आपको, हो सकता है अगर फेल हो रहे हो तो पास हो जाओ, है ना। तो प्लीज एक आखिरी मौका दो खुद को। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 5 क्वेश्चन। तो कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको बताना चाहूंगी, प्लीज उसके जो वैल्यूज है, प्लेस वैल्यूज, वो याद कर लो, ठीक है। ए टू जी तक के जितने भी प्लेस वैल्यूज है वो याद कर लो, और उनका अपोजिट वाला याद कर लो। अपोजिट वाला याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बोलती हूँ, ठीक है। पहले मैं वो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पूरा लिख लूं, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से, अब ए का जो अपोजिट है वो जेड है, यहाँ तक अपने को याद होता है। फिर भी मैं बताना चाहूंगी इसकी ट्रिक। देखो, अन्ना हजारे जिंदाबाद, बैंकिंग एंड यू, क्रिसमस, डायरेक्टर राइटर, ठीक है, डायरेक्टर राइटर, इंग्लिश विंग्लिश, फेयर अनफेयर, और ये जिट्टी मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, जिट्टी रोड याद करो, मैंने कहा था शेरशाह सूरी ने बनाई है जिट्टी रोड करके, ठीक है। शेरशाह सूरी वही इंसान है जो हुमायूं के पीछे लगा था, बहुत ज्यादा हाथ धो के पीछे लगा था, जिसका जो मकबरा है वो कहाँ है, सासाराम में है, ठीक है। तो हिस्ट्री में घुस गई मैं। अभी ये जी टी तक हो गया, यहाँ पे जी से टी तक हो गया। फिर से मैं पॉज करके पूरा लिख लेती हूँ। अब देखो एच का क्या है, हाई स्कूल, ठीक है। एच का अपोजिट एस है, तो इसको याद रखो, हाई स्कूल। इंडियन रेलवेज, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवेज। जे का अपोजिट क्यू, जैक एंड क्वीन। के का अपोजिट पी, कृष्णा एंड पांडव। एल का अपोजिट ओ, लॉग ऑन। एम का अपोजिट एन, मोतीलाल नेहरू। आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बनाओ, बट इसे याद करो। वीडियो फिर से रिवर्स में जाओ, इसको थोड़ा सा ना, और फिर से पूरा देख लो ट्रिक इकट्ठा ही, तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसके प्लेस वैल्यू भी फटाक से याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि W का प्लेस वैल्यू क्या है 23, V का क्या है 22, तो ये ऐसे आपको फटाक से याद आ जाएंगे, ठीक है। P का क्या है 16। क्यों याद आ जाएगा, क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर देख लिया ना। तो रिवर्स ऑर्डर देख लेते ही उसका जो रिवर्स वाला पैटर्न समझ में आ जाता है। और फिर जैसे ही आप उसका जो प्लेस वैल्यू लिखोगे नीचे, रफ पेज मिलता है तो फटाक से लिख लो, लेकिन जब आप सॉल्व करते हो ना तो इतना देखने का मौका नहीं मिलता है। दिमाग में अगर वैल्यूज याद होंगे तो आपको क्लिक करने में बहुत आसानी होगी, आप बहुत जल्दी क्लिक कर पाओगे वो क्वेश्चन की, जो उसके पीछे का क्या मतलब, लाइक यू नो क्या बोलना चाह रही हूँ, रीजनिंग क्या है उसके पीछे की, क्यों ऐसा लिखा है, ए को जेड ही क्यों लिखा है, बी को वाई क्यों लिखा है, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी से 3 से 4 क्वेश्चंस है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 5। तो इनइक्वालिटी अगर आपने नहीं किया है तो कर लेना, वो मैंने कहा है आपको पहले। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन है, इजी वाले हैं, अच्छे से उसका डायग्राम ड्रॉ करना पहले, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहूंगी कि चलो देखते उसको सॉल्व कर दो, नहीं, पूरा उसका डायग्राम देख लेना, डायग्राम अच्छे ड्रॉ करना, एंड देन फिर है ना उसको आंसर देना। हड़बड़ी में आंसर मत दो, टाइम बहुत है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। मिरर इमेज है ना, अब मिरर इमेज से तो मुझे ऐसा लगता है 2 दिन बाकी है अभी जो भी पेपर होने वाले हैं। तो प्लीज उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगी कि टाइम स्लॉट अलाउड कर रहा है आपका, कि लाइक कि अलाउ कर रहा है कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, तुम्हारा रिवीजन इतना सारा हो चुका है, तो प्लीज वाटर इमेजेस देख के जाना, ठीक है। वाटर इमेजेस अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट है ऑड वन आउट से है 2 से 3 क्वेश्चन। अब ऑड वन आउट से कैसे क्वेश्चन बन रहे, देखो, ग्रेट, लार्ज, लिटिल, बिग। अब इसमें ऑड क्या है, लिटिल है, तो ये इतना इजी बन रहा है, ठीक है। इससे ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, देख लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन है। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना सबसे मेन बात है इसमें, ठीक है। आंसर तो कोई भी कर देगा, डायग्राम अगर आपकी सही बनी तभी आपके जो है आंसर राइट आएंगे। आज क्या हो रहा है पता नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन, और उसमें भी रो में बैठे वाले बच्चों के बारे में पूछा गया था कि ठीक है, कोई 4 से 5 व्यक्ति दिए हैं, वो रो में बैठे हैं, ये इसके लेफ्ट में बैठा है, इसके राइट में बैठा है, ये इसके सेकंड लेफ्ट है, ये सेकंड राइट, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है इमेज सीरीज से 1 क्वेश्चन बना है, तो देखते बना दोगे, आपको आज से जितना टेंशन लेने की जरूरत नहीं इमेज सीरीज से। मिसिंग नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन है। देखो मिसिंग नंबर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी सारे के सारे स्क्वायर याद कर लो, कहाँ से 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, और 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स याद कर लो आज रात में, ठीक है। तो फिर वहां पे भी आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा।
अल्फा, ये जो नंबर सीरीज दिया गया है ना, तो इसमें देखो डबल डिफरेंस, डिफरेंस, सिंगल डिफरेंस से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। डिफरेंस हो सकता है क्यूब का हो, डिफरेंस हो सकता है हमारे स्क्वेयर्स का बन सके, या फिर प्राइम नंबर का डिफरेंस। तो प्लीज ये देख लेना। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई भी पेपर अगर आपको क्लियर करना है ना, तो सबसे पहले तो जीके अच्छा कर लो अपना, एंड उसके बाद मैथमेटिक्स को टाइम देना। रीजनिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है जब आपका मैथ्स अच्छा हो जाता है। पेपर अगर निकालना है तो उसकी एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी, थोड़े दिन बाद मैं एक स्ट्रैटेजी जो है उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। कोई भी पेपर हो, आप इंडिया का कोई भी पेपर टारगेट कर रहे हो, तो क्या आपकी नीति रणनीति होनी चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग होनी चाहिए कि वो आप पेपर क्लियर कर पाओ एक ही साल के अंदर अंदर। ओके, सबसे मेन अब आता है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज देख लेना, 5 तारीख से लेके अभी तक जितने भी एनालिसिस कर रखे हैं मैंने, उसमें मैंने जो भी कहा है कि कल आएगा, वो क्वेश्चंस बने ही हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा जो है जितने भी सब्जेक्ट्स है वो बहुत अच्छे से पढ़ चुकी हूँ मैं, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई अब एग्जामिनर क्या सोचेगा, किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आगे जाके, है ना। और जो भी दूसरे लोग ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लाते हैं और बोलते हैं हाँ ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, दैट्स इट। बताते नहीं कि अगली बार कैसा क्वेश्चन आएगा। तो उसी बंदा या बंदी का देखना जो बंदा या बंदी पढ़ा सकता है, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है कि आगे क्या आएगा। तो वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, ये पहला क्वेश्चन आया था, तो न्यू दिल्ली में है ये। अब इससे, अब ये तो क्वेश्चन रिपीट होने से रहा, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, रिपीट होने से रहा। अब आगे क्या हो सकता है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विर्गोलॉजी, ठीक है, विर्गोलॉजी कहाँ पे है, पुणे में, वायरस की स्टडी जहाँ पे की जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन, कॉटन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, तो वो है नागपुर में, ठीक है। जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट है, प्लीज उसके बारे में, उसके हेडक्वार्टर के बारे में पढ़ के जाना है। जैसे मैंने कहा था कि हीरे का जो इंस्टीट्यूट है ना, हीरे पे जो स्टडी करते हैं वो कहाँ पे, सूरत में। तंबाकू की जो स्टडी करते हैं वो कहाँ पे, आंध्रा में, ठीक है। चाय का जो स्टडी करते हैं वो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बनते ही है, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में है वो इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो प्लीज उसकी सिटी, इंस्टीट्यूट और उसकी सिटी याद कर लेना, 100% इससे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है इन 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, 1857 के 100 साल पहले की बात है ये। तब मैंने, जब मैं मॉडर्न का पहला वीडियो अपलोड किया था ना, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मैंने बताया भी था कि ये अगर होती सक्सेसफुल तो हमको 1857 के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, ये ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला का झगड़ा था, ठीक है, वॉर था, बैटल ऑफ प्लासी थी। और इसमें सिराजुद्दौला जीत ही जाता, लेकिन इसके साथ जो लोग थे वो धोखेबाज थे। जैसे इसका एक कमांडर था मीर जाफर करके, और इसके यहाँ पे जो एक सेठ था, जगत सेठ, बहुत रिच आदमी था। उस आदमी ने क्या किया था, वो रिच सेठ ने इसके खिलाफ, आई थिंक इसको नहीं, ब्रिटिश लोगों को पैसे दिए थे, ठीक है। तो इस वजह से बेचारा सिराजुद्दौला हार गया था। अगर ये हारता नहीं तो आज इंडिया का जो हिस्ट्री होती कुछ अलग होती, इंडिया का फ्यूचर भी कुछ अलग होता, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन बने हैं फ्लूट। अब इस पे क्वेश्चन क्या बना है, बच्चे ने नहीं भेजा है, बस बच्चे ने क्या किया कि मैम ऐसा क्वेश्चन था और उसका आंसर ये था। तो अगर आपने ये शिफ्ट में पेपर दिया तो प्लीज मुझे बताना कि इसका पूरा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे क्वेश्चन बनाने में भी समझ में नहीं आया कि क्या है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो शायद हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करके पूछ लिया गया हो, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने, उनके न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन थे, बाप रे। मैंने ये आई थिंक यस्टरडे ही मैंने इसका पूरा का पूरा एक इमेज दिया था मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, कि कौन कौन है फेमस जिनके जो है ना न्यूज़पेपर, जैसे कि यंग इंडिया किसने फाउंड किया था, महात्मा गांधी जी ने फाउंड किया था। पहला जो पेपर है बंगाल गैजेट, किसने किया था, वो फाउंडर पूरे मैंने एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा अब कल की शिफ्ट में। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच समाज। अब देखो बाल गंगाधर तिलक से ये क्वेश्चन बनाना तो आप पूछ सकता है कि जो शिव जयंती है किसने स्टार्ट की थी, और गणपति जो हम बिठाते हैं, ठीक है, तो वो किसने स्टार्ट की थी, ठीक है।
तो ये बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था ये फेस्टिवल्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। विच समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। पहले कैसा क्वेश्चन बनता था, ब्राह्मो समाज किसने फाउंड किया, तो राजा राम मोहन राय। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इन्होंने, तो प्लीज मैंने कहा भी था कि भक्ति मूवमेंट का पूरा कर लेना, ये 100% क्वेश्चन बन ही रहे हैं। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट। ये उत्तराखंड में हुआ था। सुंदरलाल बी करके एक क्या कहते हैं उसे, इन्होंने लीड किया था ये जो मूवमेंट है ना, चिपको आंदोलन, उन्होंने ही लीड किया था, सुंदरलाल बी। तो 100% ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने लीड किया था। 1973 में हुआ था, तब वो ये क्या था, उत्तर प्रदेश था, लेकिन 2000 में ये चेंज हुआ ना, उत्तराखंड हो गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चिपको आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो आपको ऑप्शन मिलेगा उत्तराखंड। तो प्लीज उत्तराखंड राइट करके आना। फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्वेश्चन बना, तो इसके अलावा मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है, अगर पॉलिटी है आपके सिलेबस में, तो वो पेपर ही बेकार। 100% फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन बनेगा, तो करके जाओ, ठीक है, करके जाओ। जिसका भी जो पोस्टमैन मेलगार्ड के बच्चे, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, प्लीज पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। जीके के पीडीएफ से पूरा का पूरा पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और वीडियोस भी कंप्लीट कर लेना। तो फंडामेंटल राइट से आप क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि फंडामेंटल राइट संविधान के किस पार्ट में आता है, तो पार्ट नंबर 3 में आता है। पार्ट नंबर 3 में कितने आर्टिकल है, 12 से लेके 35 तक आर्टिकल है। पूरे के पूरे आर्टिकल किस बारे में बताते हैं, तो फंडामेंटल राइट के बारे में बताते हैं। फंडामेंटल राइट कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट है। कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। अब फंडामेंटल राइट खत्म हुआ, अब फंडामेंटल ड्यूटीज का नारा शुरू करते। चलो, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11 है। कहाँ से ली गई है, यूएसएसआर से ली गई है। कितनी, पहले कितनी ली गई थी, 10 ली गई थी। बाद में कौन सी ऐड की गई, 11th नंबर की, कब, 2002 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। इंडियाज मोस्ट ईस्टवर्ड स्टेट पूछ लिया, ठीक है। तो हमारा पूर्वोत्तर कौन सा स्टेट है, ये पूछा है इन्होंने। पूर्वोत्तर तो है अरुणाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन बन सकता है वेस्टवर्ड, तो गुजरात याद रखना। नेक्स्ट, अंडमान आइलैंड इज इन विच ओशन। अंडमान आइलैंड जो है वो इंडियन ओशन में है। अब अंडमान आइलैंड पूछ लिया, अब पूछ सकता है लक्षद्वीप कहाँ पे, इंडियन ओशन। लक्षद्वीप की कैपिटल पूछ लेगा, और पूछ सकता है, अब आइलैंड के बारे में पूछ रहा है ना, तो मालदीव्स पूछ लेगा, इंडियन ओशन। मेडागास्कर, इंडियन ओशन। याद कर लो, बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 3 राजा थे, ठीक है, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू एंड मीर कासिम, ठीक है। 3 राजा थे 1764 में। अगर ये 3 राजा भी जीत जाते तो भी अपना फ्यूचर कुछ अलग ही होता, अपनी हिस्ट्री कुछ अलग ही होती, लेकिन नहीं जीते, तो ये भी हमारी किस्मत थोड़ी खराब थी, ऐसे बोल सकते हो। तो अब आगे हमको क्या करना है, हमें पेपर देना है अब कल, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कि कब हुआ था 1764, याद रखो बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 1764। 100% क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। तो ये 100% क्वेश्चन बनता है। और कौन सा बनता है, बैटल ऑफ प्लासी, तो वो तो हो गया ना 1757 में। ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट है ना, वो आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि ये इवेंट अगर हम जीत जाते तो कुछ अलग ही फ्यूचर होता है। इसलिए एग्जामिनर को भी पता होता है जो फेमस हॉट टॉपिक होते हैं, तो वो हॉट टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे कि 1815 का, अब 1815 की वाटरलू की लड़ाई पूछ लेता है, किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा इसके बारे में, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल है, याद कर लो 1815 वाटरलू की लड़ाई, बस यही क्वेश्चन पूछता है कि कब हुई थी, या फिर 1815 में कौन सी लड़ाई हुई थी, इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णा एंड गोदावरी के बारे में पूछा गया है। तो अब रिवर बेस्ड क्वेश्चन मैंने कहा था, रिवर का एक तो ओरिजिन पूछेगा, या फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में पूछेगा, या उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछेगा। तो बच्चे ने बस इतना ही लिख के दिया है कि मैम कृष्णा और गोदावरी की रिवर पे क्वेश्चन बने। अब इसके पूछ सकता है ना कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो प्लीज जितने भी ईस्टवर्ड, ईस्ट में फ्लो होने वाली, वेस्ट में फ्लो होने वाली,
सारी नदियों के नाम याद कर लो, ठीक है। अभी तक तो केरला की जो वेस्ट में फ्लो होती है नदियां, उनके बारे में पूछा नहीं गया है, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है चांस, 0.1% चांस है कि पूछ लिया जाए, जिस तरह से पैटर्न है। तो प्लीज पीडीएफ से वो रिवाइज कर लेना। जितने भी बच्चों ने पीडीएफ खरीद रखा है, आपने बहुत अच्छा काम किया अपने फ्यूचर के लिए, बिल्कुल भी रिग्रेट मत नहीं करना है आपको, और वो पूरा का पूरा जो है रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में लिखा है मैंने, पूरा का पूरा इकट्ठा एक साथ आंखों के नीचे से जाने दो, आपको एग्जाम में सब कुछ याद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जीआई टैग, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जीआई का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो कुछ इंटेंजिबल चीजें होती है, जैसे कि अल्फांसो मैंगो, अब ये इंटेंजिबल है, ठीक है, ये आप कहीं भी दूसरी तरफ उगा सकते हो विदाउट अ डाउट, बट वो महाराष्ट्र का जीआई टैग लग जाता है उस पर, तो एक तरह से वो महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। तो जीआई टैग के बारे में पूछ लिया ना बच्चों, अब 100% पूछेगा। फेमस जितने भी सर्विसेज है, जितने भी फ्रूट्स है, ठीक है, तो जीआई टैग की पूरी एक लिस्ट दे दूंगी मैं आपको आज रात में, तो वो याद कर लेना। और इसका जो है टैगलाइन आजकल बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है, तो टैगलाइन याद रखो। इसकी टैगलाइन कुछ इस तरह से है, हाँ, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। क्या है? इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। कितनी अच्छी टैगलाइन है ना, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, आपको याद कर लेना है ये। ड्यूरिंग विच गवर्नर फर्स्ट पोस्ट ऑफिस टिकट वॉज प्रिंटेड। तो प्लीज जीके के पीडीएफ में लास्ट में देखना, फर्स्ट लास्ट जो है ना, वर्ल्ड में जो फर्स्ट है, इंडिया में जो फर्स्ट है, तो वो दिया गया है, वो पूरा टेबल याद कर लेना बच्चों। तो उसका राइट आंसर क्या है? वैरेन हेस्टिंग्स। 100% ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन रहा है, किसी भी, इवन एनटीपीसी के भी एग्जाम में फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन रहा है, तो प्लीज वो याद कर लेना। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन यूज इन एंशियंट इंडिया कॉल्ड एज। तो ये ब्रोंज एज है। मैंने जब मेरा हिस्ट्री का लेक्चर किया था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने बताया था, हड़प्पन संस्कृति के टाइम पे बताया था कि इसको ब्रोंज कालीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि तब तक हमें आयन के बारे में पता नहीं चला था। आयन का पता चला था 1000 बीसी में पता चला था, और ये तो 4500 साल पुरानी सभ्यता है, इनको पता नहीं था, ठीक है। तो ब्रोंज एज, तो अभी कॉपर एंड टीन का है, ठीक है। पूछते पूछते एग्जामिनर का अगर दिमाग थोड़ा सरका तो वो पूछ लेगा ब्रास के बारे में, तो याद रखो ब्रास का किस किस चीज का मिक्सचर है, तो ये है कॉपर एंड जिंक का, ठीक है, कॉपर एंड जिंक का है। तो प्लीज याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, कॉपर एंड जिंक। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बता रखी है, अगर आपने मेरा हिस्ट्री का वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगी। चाइल्ड लेबर आर्टिकल पूछा गया है, तो ये फंडामेंटल राइट के अंडर ही आता है, तो प्लीज ये याद रखो, आर्टिकल 24 है ये। कितना है? आर्टिकल 24। अगर आपने लिखा होगा तो राइट है, अदरवाइज आपका रॉन्ग है। आर्टिकल 23 कहता है फोर्स लेबर नहीं कर सकते आप अडल्ट लोगों को, लेकिन हाँ, अगर कुछ नेशनल इमरजेंसी है, जैसे कि इलेक्शन है, तब आप उन्हें फोर्सफुली ड्यूटी पे जाने के लिए कह सकते हो। अगर कुछ महामारी जैसी सिचुएशन है, जैसे कोरोना वायरस, नेशनल हित में काम करना है, तो आप जो भी डॉक्टर्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनको जबरदस्ती आप ड्यूटी पे आने के लिए कह सकते हो, क्योंकि ये कुछ एक्सेप्शंस है आर्टिकल 23 के। नेशन के हित में बात आती है तब आपको काम करना ही पड़ेगा, इस तरह का है सब कुछ ये। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।